अरे बिद्दू, आज घर में बहुत काम है। आज तुझे स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन दादी, आज तो स्कूल में मेरा टेस्ट है। अरे एक दिन स्कूल नहीं जाएगी तो ऐसी कौन सी तेरी कलेक्टर की पढ़ाई छूट जाएगी। वैसे भी मैं देख रही हूँ आजकल तो बड़ी ढीठ हो गई है। अपनी दादी की बातें सुनकर बिंदु नाराज हो जाती है। तभी उसकी माँ कहती है, अरे बिंदु, इतनी छोटी बात पे मुंह फुलाने की क्या जरूरत है। दादी बिल्कुल सही कह रही हैं। लड़कियों को तो घर के काम काज सीखना चाहिए। अरे बहू, रमेश के लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ रखा है। कम से कम तू तो मेरी बात समझती है। अच्छा, मेरी पूजा का समय हो गया है, मैं पूजा करने जा रही हूँ। इतना कहकर रमेश की माँ वहां से चली जाती है। इस तरह बिंदु की दादी और माँ दोनों अक्सर उसे घर के कामों में ही उलझा कर रखते थे। कुछ दिनों के बाद राजू और बिंदु के 10वीं के रिजल्ट्स आते हैं। दोनों बच्चे दादी को अपना अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं। शाबाश मेरे लाल, तू तो बड़े अच्छे नंबरों से पास हुआ है। तभी बिंदु कहती है, दादी मैं भी अच्छे नंबरों से पास हुई हूँ। रमेश की माँ बिंदु को अनदेखा करते हुए कहती है, हाँ हाँ ठीक है, अभी यहाँ खड़ी क्या कर रही है, सुन लिया मैंने। जाकर मेरे लिए चाय बना कर लिया। बिंदु उदास होकर चाय बनाने किचन में चली जाती है। तभी राजू कहता है, दादी मैं क्रिकेट के कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेना चाहता हूँ। अरे वाह राजू बेटा, ये तो तूने बड़ी अच्छी बात कही। तू कल ही अपना एडमिशन करा ले, जितनी भी फीस होगी मैं दे दूंगी। अरे एक दिन मेरा पोता विराट कोहली बनेगा। इस तरह अक्सर रमेश की माँ अपनी पोती बिंदु के साथ दुर्व्यवहार करती थी। कुछ दिनों के बाद रमेश की माँ और उसकी पत्नी दोनों सास बहू मिलकर राजू का एडमिशन अच्छे स्कूल में करवा देते हैं, लेकिन बिंदु का एडमिशन नहीं करवाते। इस बात से नाराज होकर बिंदु अपनी दादी से कहती है, लेकिन दादी मुझे भी आगे की पढ़ाई करनी है। अरे क्या करेगी आगे की पढ़ाई लिखाई करके, हैं? आज से ये पढ़ाई का भूत अपने दिमाग से उतार दे। इतना कहकर रमेश की माँ वहां से चली जाती है। उस दिन के बाद से बिंदु की पढ़ाई हमेशा के लिए छूट जाती है और उसकी दादी उससे घर के सारे काम करवाना शुरू कर देती है। इस तरह उसका सारा दिन घर के कामों में ही बीत जाता था। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रमेश छुट्टियों पर घर आता है। बिंदु को घर के काम करते हुए देख उससे कहता है, अरे बिंदु बेटा, तुम स्कूल नहीं गई? पिताजी, दादी ने मेरा एडमिशन कराने से मना कर दिया है। वे कहती हैं घर पे रहकर घर के काम करना सीख। अपनी माँ का ये बर्ताव देख रमेश को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी माँ से कहता है, माँ ये तुमने क्या किया? आगे की पढ़ाई के लिए स्कूल में बिंदु का एडमिशन क्यों नहीं करवाया? अरे बेटा, लड़की जात है, ज्यादा पढ़ लिख कर क्या करेगी? वैसे भी शादी के बाद तो इसे घर के ही काम करने हैं ना। तुम किस जमाने में जी रही हो माँ? अगर कल्पना चावला के घर वाले भी तुम्हारी सोच के होते तो क्या वो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर पाती? इसका स्कूल छुड़वाकर तुम इसका भविष्य बर्बाद कर रही हो, लेकिन मेरे रहते ऐसा नहीं होगा। बिंदु बेटा, कल ही तुम्हारा एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दूंगा। तुम जितना चाहे उतना पढ़ो। मेरे होते हुए तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने पिता से हौसला पाकर बिंदु खुश हो जाती है और कहती है, जी पापा, मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगी और बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी। ये हुई ना बात, शाबाश मेरी बेटी। शिक्षा, लड़का हो या लड़की, हमें दोनों को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। कंवारी ननद। अंजलि की उम्र लगभग 30 साल हो चुकी थी। वो एक स्कूल में टीचर की जॉब करती थी। अंजलि के घर में उसकी माँ के अलावा उसका छोटा भाई और भाभी भी रहा करते थे। 30 साल की उम्र होने के बाद भी अंजलि की अब तक शादी नहीं हुई थी।
इस बात को लेकर अंजलि की माँ रुक्मिणी देवी काफी परेशान रहा करती थी। माँ, मैं स्कूल जा रही हूँ, जरा मेरा टिफिन तो दे दीजिए। अब क्या पूरी जिंदगी मैं तुझे टिफिन बना कर देती रहूंगी? अरे कुछ सोचा भी अपने बारे में या बस ऐसे ही? क्या माँ, सुबह सुबह फिर वही बातें लेकर बैठ गई। माँ गलत क्या कह रही है अंजलि दीदी, इतनी उम्र हो चुकी है आपकी, माँ कब तक आपकी सेवा करती रहेंगी? भाभी, मैंने माँ को कब कहा कि मेरी सेवा करो? वैसे भी अपना टिफिन मैं खुद तैयार कर लेती हूँ, बस टेबल से उठाकर देने को ही तो कहा था। वैसे अंजलि दीदी, देखा जाए तो टिफिन उठाकर देने की उम्र तो आपकी है। आपका अपना घर परिवार बच्चे होते तो ये जिम्मेदारी आज आप पूरी कर रही होती। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, अगर मेरी शादी नहीं हुई तो इसमें मेरी क्या गलती है, और तुम सब लोग मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? अरे कुछ कहना क्या पीछे पड़े रहना होता है? अपने छोटे भाई को देख, तुझसे 3 साल छोटा है लेकिन 2 बच्चे खेल रहे हैं आंगन में। मुझे आप लोगों की कोई बात नहीं सुननी, जा रही हूँ मैं, और आप में से किसी को मेरा कोई काम करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद संभाल लूंगी। इतना कहकर अंजलि वहां से चली जाती है। शाम को जब अंजलि अपने स्कूल से लौटकर घर वापस आती है तो उसने देखा कि पड़ोस वाली निर्मला चाची वहां पर बैठी हुई थी। क्या बात है अंजलि बिटिया, नौकरी करके वापस आ गई? जी चाची जी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ शादी के बारे में कुछ सोचा या नहीं? अरे रहने दीजिए ना, इससे तो शादी की बात करना ही बेकार है। कुछ भी कहो तो गुस्सा करती है, बात बात पर आंखें दिखाती है। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही है? मैंने कब आप पर गुस्सा किया? अरे अंजलि बेटा, तुम्हारी माँ ठीक ही तो कहती है, 30 की होने आई हो, अब तुम्हें भी शादी वादी कर लेनी चाहिए। चाची जी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे शादी करने से मैंने मना किया हो। रहने दीजिए निर्मला चाची, हमारी अंजलि दीदी को अभी तक उनकी पसंद का दूल्हा नहीं मिला ना, इसीलिए वो शादी नहीं कर रही। भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे तो फिर क्या बात है? तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए इतने रिश्ते ढूंढे लेकिन तुम्हें कोई पसंद ही नहीं आता। क्या है ना चाची जी, हमारी ननद रानी नौकरी जो करती है ऐसे ही थोड़ी ना किसी को पसंद कर लेंगी। अरे भाई, नौकरी का घमंड है तो बात अलग है, कोई और बात हो तो बताओ, कोई रास्ता निकाला जाए। नहीं चाची जी, कोई बात नहीं है, बस मुझे अभी तक अपनी पसंद का कोई मिला नहीं है। सुन लिया आपने, इस लड़की के तो पर निकल आए हैं और इतनी उम्र में अपनी पसंद का कोई मिलेगा भी नहीं इसे। माँ, आप मेरी शादी को लेकर हमेशा मुझे ताने क्यों मारती रहती हैं? अपनी माँ की बातें तो ताने लगती है। ताने हैं? बताओ, मैंने कुछ गलत कहा क्या? देखो, ये सब छोड़ो, मेरी दूर की बुआ का बेटा है, उसकी अभी शादी नहीं हुई है, उम्र होगी कोई 34-35 साल। आप कहें तो बात आगे बढ़ाऊं? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने की बात है। अरे जल्दी से लड़के को यहाँ बुला लो। माँ, आप मुझसे पूछे बिना मेरी शादी की बात करने जा रही हैं, और मेरी उम्र 30 भी पूरी नहीं हुई है। निर्मला चाची कह रही है कि वो लड़का 35 साल का है। अंजलि दीदी, आपको क्या लगता है इस उम्र में कोई फिल्म का हीरो आएगा आपके लिए? देखिए, अब पसंद और नापसंद की बात तो रहने दीजिए, पसंद करने की उम्र तो आपकी निकल चुकी, अब तो जो भी मिले उसी से शादी कर लीजिए, इसी में भलाई है। तेरी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है, अब जैसा रिश्ता मिले उसके लिए हाँ कर देना, ताकि हम भी गंगा नहाए। ठीक है, चलिए, मैं उस लड़के को कहती हूँ, वो कल ही अंजलि को देखने आ जाएगा। अगले दिन निर्मला चाची के दूर का रिश्तेदार अंजलि को देखने उसके घर आता है। उसका नाम था अजय। अंजलि जी, तो आप नौकरी करती हैं, वो भी स्कूल में? जी हाँ, मैं स्कूल में टीचर हूँ। हमारी बेटी बहुत होशियार है। अरे पढ़ने लिखने में इतनी होशियार है, इसीलिए तो इसकी नौकरी लगी है स्कूल में। हाँ हाँ ठीक है आंटी जी, जरा मुझे भी तो बात करने दीजिए आपकी बेटी से। जी पूछिए ना, क्या पूछना चाहते हैं? अंजलि मैडम, ये तो बताइए कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? बस ऐसे ही, कहीं कोई रिश्ता पसंद नहीं आया इसलिए। लेकिन क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपने शादी क्यों नहीं की? अंजलि, क्या कर रही हो तुम?
लड़कियों को इस तरह की बातें नहीं शोभा देती। रहने दीजिए आंटी जी, आपकी बेटी काफी पढ़ी लिखी है, मैं उनके सवाल का जवाब दे ही देता हूँ। वो क्या है ना, मुझे भी अभी तक अपनी पसंद की कोई लड़की नहीं मिली। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। वैसे आपकी तनख्वाह कितनी है, कितना कमा लेती है महीने का? जी यही कोई 25,000 महीने। बस 25,000? इतने से क्या होता है? इतने से तो आजकल घर भी नहीं चलता। आपके कहने का क्या मतलब है? अरे मैं तो ये सोचकर आया था कि नौकरी वाली लड़की है, आराम से 40,000 कमाती होगी। माफ कीजिएगा, आपका और मेरा रिश्ता नहीं हो सकता। जी कोई बात नहीं, मुझे भी आपके साथ शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अंजलि, किस तरह की बात कर रही हो? घर आए रिश्ते को ठुकरा रही हो तुम। दीदी, अब इस उम्र में आपको इतनी अकड़ नहीं दिखानी चाहिए। अच्छा खासा रिश्ता हाथ से निकल गया, कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी भर कुंवारी ही रह जाओ आप। कुछ दिन और ऐसे ही निकल जाते हैं और अंजलि की शादी कभी नहीं होती। अंजलि के परिवार वाले बिंदास उसे ताने मारते रहते हैं, लेकिन अंजलि एक बड़ी नौकरी की तैयारी करती है और उसमें सिलेक्ट होने के बाद अंजलि को एक बहुत बड़ी नौकरी मिल जाती है। अब तो दीदी के नखरे और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे भाई, अब तो इतनी बड़ी नौकरी जो लगी है। अब इनकी शादी होने से रही। माँ, मुझे नौकरी के लिए दूसरे शहर जाना पड़ेगा। आप जानती हैं ये बहुत बड़ी जॉब है और इसमें पैसे भी बहुत ज्यादा मिलेंगे। अच्छा, कितने पैसे मिलेंगे बेटा? माँ, मुझे हर महीने 90,000 सैलरी मिलेगी। क्या? अरे वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फायदा क्या? कितने भी पैसे मिले, शादी तो हुई नहीं ना तुम्हारी। अंजलि नौकरी करने के लिए दूसरे शहर में चली जाती है और जब कुछ महीनों के बाद वो वापस घर आती है तो उसे अपने पति के साथ देखकर उसके घर वाले हैरान रह जाते हैं। अरे अंजलि, तूने शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं। और दामाद जी करते क्या है? इतनी बड़ी कार है उनकी। माँ, मैं आपको सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन आप सबके ताने सुनकर बहुत दुखी हो गई थी और इसलिए मैंने अपनी पसंद से शादी कर ली। मेरे पति मेरे साथ ही ऑफिस में नौकरी करते हैं और बहुत बड़े अफसर हैं। और एक बात बताऊं माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। किराएदार बेटा, उठ जा नालायक, सुबह के 8 बजने को है, तुझे एग्जाम नहीं देना क्या? थोड़ी देर और सोने दीजिए ना पापा। तू उठता या फिर मैं तेरे ऊपर पानी फेंकूं? रोज गधों की तरह सोता रहता है, पेपर की कोई टेंशन ही नहीं है। और एक हमारा समय था जब हम पेपर में फेल होने के डर से रात भर पढ़ा करते थे, सो ही नहीं पाते थे। तो क्या आप उसका बदला मुझसे लेंगे? मैं 15 मिनट बाद उठ जाऊंगा, आप प्लीज जाइए, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। इतना कहकर रौनक रजाई ढककर फिर से सो जाता है। तू वैसे नहीं मानेगा, रुक मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। बस फिर क्या था, इतना कहकर वो भागते हुए बाथरूम में जाते हैं और पानी की एक बड़ी सी बाल्टी लाकर रौनक के ऊपर फेंक देते हैं। पानी पड़ते ही रौनक झट से उठ जाता है। ये आपने क्या किया पापा? अब तो उठेगा नहीं तो यही करना पड़ेगा ना। वैसे थैंक्स डैड, आपके कारण ना अब मुझे नहाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब आप माँ से बोलकर मेरे कपड़े निकलवा दीजिए, तब तक मैं ब्रश कर लेता हूँ। वैसे कल ना आप एक काम और करना, नहलाने के साथ साथ मुझे ब्रश भी करवा देना। ये ब्रश करने में ना मुझे बहुत आलस आता है। रौनक की बातों से अरविंद का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो अपनी पत्नी कमला के पास जाता है और रौनक की हरकतों के बारे में बताता है, जिसे सुन उसकी पत्नी हंसने लगती है। तुम अपने बेटे को समझाने के बजाय हंस रही हो। रौनक बच्चा है, धीरे धीरे सुधर जाएगा, आप क्यों उसके पीछे पड़े रहते हो? अभी नहीं सुधरेगा तो कब सुधरेगा? 10वीं क्लास में है रौनक, वो अब कोई बच्चा नहीं रहा। अरविंद की इतना बोलते ही वहां रौनक भी आ जाता है। क्या डैड, मैंने आपको एक काम दिया था, वो भी नहीं हुआ आपसे। अरे क्या हुआ बेटा? माँ, मैंने डैड से बोला था कि वो आपको बोलकर मेरे स्कूल की यूनिफॉर्म निकाल दे, लेकिन मेरे पीछे पड़ने के अलावा इनसे एक काम ढंग से नहीं होता। देख रही हो कमला,
देख रही हो अपने लाडली को? अरे आप चुप रहिए जी। चलो बेटा, मैं तुम्हें कपड़े निकाल कर दे देती हूँ बस। ऐसे ही साल पर साल बीतते जाते हैं, लेकिन रौनक के रवैये में कोई बदलाव नहीं आता। वो पहले से भी ज्यादा आलसी और पूरी तरह अपने माता पिता पर निर्भर हो जाता है। 2 साल बाद पता नहीं कहाँ गायब रहता है पूरे दिन। अब तक तो आ जाना चाहिए था। अरे आप इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं उसकी? दोस्तों के साथ खेल रहा होगा, आ जाएगा अभी। ये कोई टाइम है खेलने का? 10 बजने वाले हैं, इतनी रात में कौन खेलता है? कमला कुछ कहती उससे पहले ही रौनक वहां आ जाता है। मम्मी जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है। तुम्हें तब तक खाना नहीं मिलेगा जब तक तुम बता नहीं देते कि इतनी रात गए कहां से आ रहे हो। ओ प्लीज डैड, अब आप एसी पे प्रद्युमन बनकर मेरे सर पर बंदूक लेकर मत बैठ जाना। अपनी फालतू की बकवास बंद कर और बता कहां से आ रहा है। माँ अब समझाइए ना डैड को। बता देना बेटा, इनको भी तसल्ली हो जाएगी। आप बोल रही हैं तो बता देता हूँ। मैं दोस्तों के साथ मूवी देखने गया था, इसलिए देर हो गई। तो इन सब चीजों में मेरे पैसे उड़ाता है। कभी 1 रुपया कमाने के बारे में सोचा है तूने? जब देखो हवा की तरह पैसे उड़ाता रहता है। माँ अब आप इन्हें चुप करा दीजिए, वरना ना मुझे गुस्सा आ जाएगा। अच्छा क्या कर लेगा? बता ना, क्या कर लेगा तू? वैसे बात तो ठीक ही है, मैं कर ही क्या सकता हूँ। पैसे तो फिर भी मैं आपसे ही मांगूंगा ना। चलिए अब ये सब बात छोड़िए और मम्मी मेरे लिए खाना लगा दीजिए। अभी लगा देती हूँ बेटा। मैं बता रहा हूँ कमला, एक दिन ये ऐसे ही बिगड़ जाएगा। उफ़ो, आप क्यों इतना पीछे पड़े रहते हो मेरे बच्चे के? बात की बाद में देखेंगे, अभी आप शांति से उसे खाना खाने देंगे। अगले दिन डैडी मुझे 10,000 रुपए चाहिए। हाँ? अब इतने पैसे क्यों चाहिए तुझे? डैड आप बिना सवाल किए कभी पैसे नहीं दे सकते क्या? जब तक तू बताएगा नहीं तुझे पैसे भी नहीं मिलेंगे। अरे अब आप अपने बेटे को पैसे भी नहीं दे सकते? नालायक, तेरी उम्र के लोग नौकरी करते हैं और एक तू है जो नौकरी करने का नाम ही नहीं लेता कभी। आप लोगों के होते हुए भला मैं नौकरी क्यों करूं? अरे हम कब तक पैसे देंगे तुझे? तुझे भी तो अपने पैरों पर खड़ा होना होगा ना। कौन सा उधार के पैरों पर खड़ा हूं? अपने ही तो पैरों पर खड़ा हूं मैं। इसी तरह रौनक दिन प्रतिदिन लापरवाह होता जाता है। उसकी लापरवाही को देखते हुए अरविंद और कमला अपने बेटे की शादी कराने का फैसला लेते हैं और 1 महीने के अंदर अंदर ही रौनक की शादी मेघा नाम की लड़की से करा देते हैं। शादी के कुछ दिन बाद, रौनक मुझे एक अच्छी सी साड़ी चाहिए, आप ला दोगे ना? हाँ क्यों नहीं। कितने तक की आती है साड़ी? यही करीब 5,000 तक की। तुम चिंता मत करो, मैं आज ही डैडी से पैसे मांगकर तुम्हारे लिए साड़ी ले आऊंगा। आप कब तक ऐसे ही अपने पापा से पैसे मांगते रहेंगे? कोई अच्छी सी नौकरी क्यों नहीं कर लेते आप? अरे डैड के होते हुए मुझे नौकरी करने की जरूरत ही क्या है? पर आप ऐसे कब तक उनसे पैसे मांगते रहेंगे? कुछ आपको अपने दम पर भी तो करना होगा ना। अब तुम भी बाकी लोगों की तरह मुझे ज्ञान देना शुरू मत कर देना। साड़ी चाहिए ना तुम्हें, मिल जाएगी बस। इतना कहकर रौनक अपने पिता से पैसे मांगने चला जाता है। डैडी मुझे 5,000 रुपया चाहिए। अब 5,000 क्यों चाहिए तुझे? वो मेघा को साड़ी चाहिए थी। अरविंद आगे बिना कुछ कहे चुपचाप उसे पैसे निकाल कर दे देता है। कुछ दिन बाद, तुम्हें नहीं लगता कमला, रौनक हम पर पहले से भी ज्यादा डिपेंड हो गया है? मुझे तो अब उसके भविष्य की चिंता होने लगी है। कल को हमें कुछ हो गया तो वो क्या करेगा? काश तुमने पहले ये सोच लिया होता तो आज हमारा बेटा इतना लापरवाह नहीं होता। तब मुझे कहाँ पता था कि मेरा लाड़ प्यार उसे इतना बिगाड़ देगा कि वो इस हद तक लापरवाह बन जाएगा। कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई। मुझे पता है उसे कैसे सुधारा जा सकता है। कैसे?
अरविंद कुछ कहता उससे पहले रौनक वहां आ जाता है और पैसों के लिए हाथ फैलाने लगता है। डैड, मैं और मेघा बाहर घूमने जाना चाहते हैं। अरे वाह, ये आज सूरज कहाँ से निकला है? डैड प्लीज। अच्छा चलो अब मुद्दे की बात करो। मुझे अब 25,000 चाहिए। अब तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला। अगर तुम्हें पैसों की इतनी ही जरूरत है तो कोई ढंग की नौकरी कर लो। मम्मी, आप कुछ कहिए ना डैड को। बेटा वो गलत क्या बोल रहे हैं? ये सब हम तेरे भले के लिए ही तो कर रहे हैं। मम्मा, मैंने बताया ना आपको, मुझे नहीं करनी कोई जॉब वॉब। तो ठीक है, निकल जाओ हमारे घर से। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए मैंने ये घर खड़ा नहीं किया है। जितना ये घर आपका है ना, उतना ही मेरा भी है। मैं कहीं नहीं जाने वाला। जाना तो पड़ेगा ही तुझे, क्योंकि अब मैं तेरा कोई भी खर्चा नहीं उठाने वाला। ठीक है, मत उठाइए मेरा खर्चा, मैं अपने दम पर भी जी सकता हूँ। तो बेशर्मों की तरह अब तक यहाँ क्यों खड़ा है? अपना सामान ले और निकल जाए यहाँ से। रौनक पैर पटकते हुए वहां से चला जाता है। घर से निकालना जरूरी है क्या उसे? बिना पैसों के कौन रखेगा उसे किराए पर? अगर उसका भविष्य सुधारना है तो हमें अपने दिल पर पत्थर रखकर ये कदम उठाना ही होगा। दोनों बात कर रहे होते हैं कि रौनक अपनी पत्नी के साथ एक बड़ा सा बैग लेकर घर से निकल जाता है, लेकिन घर से बाहर उसे कोई भी मुफ्त में अपने घर किराए पर नहीं रखता। अंत में थक हार कर वो फिर से अपने घर चला जाता है। क्या हुआ? थोड़ी देर पहले तो दहाड़ते हुए घर से निकला था, अब क्या हुआ? नहीं रखा ना किसी ने तुझे किराए पर? डैड प्लीज, मैं कुछ दिनों में कोई अच्छी सी नौकरी शुरू कर दूंगा। आप तब तक तो हमें रख लीजिए प्लीज। सुबह से रात हो चुकी है लेकिन कोई हमें रखने को राजी नहीं है। अब आप ही बताइए, इतनी रात को मैं मेघा को लेकर कहाँ जाऊंगा? ठीक है ठीक है, बहू की वजह से मैं तुझे घर पर रख रहा हूँ, लेकिन तू इस घर में एक बेटे की नहीं बल्कि एक किराएदार की हैसियत से रहेगा। 3 महीने है तेरे पास। इन 3 महीनों के अंदर अंदर मुझे तेरी पहली तनख्वाह हाथ में चाहिए, समझ गया? पक्का डैड, इन 3 महीनों के अंदर अंदर तो कोई बढ़िया सी नौकरी ढूंढ ही लूंगा मैं। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगता है और अरविंद के दिए 3 महीनों में से 2 महीने बीत चुके होते हैं। पापा जी ने हमें 3 महीने दिए थे, जिसमें से 2 महीने तो बीत चुके हैं। अब ये आखिरी महीना बचा है। अरे तुम चिंता मत करो, आज मेरा ना 2 जगह इंटरव्यू है, दोनों में से कहीं ना कहीं तो जॉब लग ही जाएगी। अच्छा, ऑल द बेस्ट। रौनक इंटरव्यू के लिए निकल जाता है, जिसके बाद शाम में रौनक घर आता है। कैसा गया इंटरव्यू? आपकी नौकरी लगी या नहीं? अरे पहले सांस तो ले लेने दो अच्छे से। बताइए ना, मुझसे तो जरा भी इंतजार नहीं हो रहा है। वो दरअसल बात यह है कि मेरी नौकरी तो लग चुकी है लेकिन पैसे बहुत कम है। कितने पैसे हैं? 15,000। इतने में अरविंद और कमला मिठाई का डिब्बा लेकर आ जाते हैं। बधाई हो बेटा। हम जानते थे तेरी जॉब जरूर लगेगी। लेकिन मेरी सैलरी बहुत कम है मम्मा। कम है तो क्या हुआ, धीरे धीरे बढ़ जाएगी। हाँ बेटा, हम तो बस चाहते थे कि तू अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। मतलब अब आप मुझे घर से नहीं निकालेंगे? नहीं, ये सब हमने तुझे जिम्मेदार इंसान बनाने के लिए किया था। थैंक यू मम्मी पापा, अगर आप दोनों ऐसा नहीं करते तो मुझे कभी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास तक नहीं होता। आज आपने मुझे सिखा दिया कि इंसान का अपने पैरों पर खड़ा होना भी जरूरी होता है। इतना कहकर रौनक झट से अपने माता पिता के गले लग जाता है और अपनी कमाई की पहली तनख्वाह वो अपने माता पिता के हाथ में सौंपता है। इस तरह रौनक एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति से एक जिम्मेदार व्यक्ति बन जाता है।